हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन की बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो आरटीपी आया है अभी आईसीआई का जनवरी 2025 का, उस आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आरटीपी है रिवीजन टेस्ट पेपर पहले ना सिर्फ और सिर्फ लॉ सब्जेक्ट के और अकाउंटेंसी के आया करते थे। लास्ट अटेम्प्ट से सितंबर 24 से इन्होंने क्या किया, आरटीपी अब इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए भी निकालने शुरू कर दिए और मैथमेटिक्स के लिए भी निकालने शुरू कर दिए हैं। दैट इज वाई ये मेरी आपके साथ पहली आरटीपी डिस्कशन वीडियो होने वाली है। इसके बाद एमटीपी भी कंडक्ट करने वाला आईसीआई। जब वो एमटीपी आ जाएंगे तो वो एमटीपी की डिस्कशन वीडियो भी हम आपके साथ बनाएंगे। और इससे पहले बाकी 3 सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अभी तक आपने आरटीपी लॉ का नहीं देखा, एक अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स का नहीं देखा, तो आपको हमारे चैनल पे ऊपर ऊपर ही मिल जाएंगे, जल्दी से उन्हें चेकआउट कीजिएगा। आरटीपी जरूर हमें देखना चाहिए क्योंकि कई बार आरटीपी के सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स का आरटीपी जो इस बार आया है हमारा, उसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज बता दूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने पूरा का पूरा डिटेल बिजनेस इकोनॉमिक्स के 10 चैप्टर 3 पार्ट ऑफ रिवीजन मैराथन के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। हमारा बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन मैराथन होता है, क्योंकि मेरा खुद मानना है कि भाई जब तक डिटेल में ना करो ना, कम से कम 20-25 घंटे लगाने पड़ते हैं। हमारा 25 घंटे का लगभग मैराथन है, तभी जाकर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों मैराथन्स का मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। उन तीनों मैराथन्स के अंदर टाइम स्टैंप भी डली हुई हैं। जिस भी टॉपिक में डाउट आता है, जिस भी चैप्टर आपका जो चैप्टर वीक है, प्लीज उसको जाकर जरूर जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट वीक है तो क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आता। हम क्वेश्चंस मगअप करने के लिए बैठे, हम अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो जरूर कॉन्सेप्ट में वीकनेस है तो एक बार वहां पे जरूर जरूर जाके वो देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स गो विद द आरटीपी। आरटीपी के अंदर मैं आपको पहले बता दूं, एक आधा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा, बट हाईलाइट कर दूंगा कि आईसीआई का आंसर यहां पे गलत है। सर क्या आईसीआई की तरफ से आंसर्स में कई बार मिस्टेक होती है? यस, बहुत बार एमटीपी और आरटीपी, आरटीपी तो चलो अभी आए हैं, एमटीपी में बहुत बार हमें मिस्टेक्स देखने को मिली हैं। तो आपको बता दूंगा किस क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से आंसर में उन्होंने गड़बड़ करी है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन एक्सप्लेनिंग द लेवल अनएम्प्लॉयमेंट कीन एम्फोसाइज्ड। कीन्स मतलब बेसिकली चैप्टर नंबर 6 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल में भी जिक्र आता है। आपको पता होगा कीन्स का एक सिंपल फंडा था। कीन्स के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई मैटर नहीं करती, इनफैक्ट एग्रीगेट सप्लाई को तो वो 45 डिग्री लाइन से दिखाता था। कीन्स के हिसाब से हर चीज जो इकोनॉमी में हो रही है उसका मेन कारण क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। तो चाहे इन्फ्लेशन पूछा जाए, आपसे अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जाए, आपसे पूछा जाए बिजनेस साइकिल क्यों होते हैं, एवरीथिंग व्हेनेवर इट कम्स टू कीन्स ही बिलीव्ड एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय एग्रीगेट डिमांड। तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेसिकली आप बोल सकते हो डिफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन, रिसेशन वाली सिचुएशन, कीन्स के हिसाब से चेंज इन टेक्नोलॉजी, एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, लेंडिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, एज पर कीन्स inflation is caused by, then also the answer will be aggregate demand. As per Keynes, shutdown of business, या फिर आप बोल सकते हो bankruptcy of the businesses are caused by, again the answer will be aggregate demand. Keynes के हिसाब से aggregate demand ही चलता है हर जगह। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। अरे इतनी जल्दी अगले पेज पे कैसे चला गया मैं? हाँ, when the total demand of a commodity whose price has fallen increases, it is due to, again माइक्रो का क्वेश्चन है हमारा। वो क्या कह रहा है? अगर आपका प्राइस गिरा है और उसकी वजह से आपकी जो क्वांटिटी है उसमें चेंज आया है, प्राइस के गिरने की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज आई है, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? डिमांड कर्व बना के दिखा रहे हैं कि प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इट इज ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। हमारी बुक में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक था रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वहां पर हमने पढ़ा था एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से जो रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है वो बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू की हेल्प से आपका लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया था। जबकि हिक्स एंड एलन की बात करूं तो हिक्स एंड एलन ने जो हमारा डिमांड कर्व है, बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्लेन किया था किसके थ्रू? प्राइस इफेक्ट के थ्रू। और उसने कहा था प्राइस इफेक्ट में 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है रियल इनकम इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आंसर में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों होना चाहिए। तो बेसिकली प्राइस इफेक्ट में इन दोनों का इंपैक्ट आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्राइस इफेक्ट। बिकॉज प्राइस इफेक्ट में दोनों का इंपैक्ट आ जाता है। जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ली, मैंने एक अच्छा सा पूरा डायग्राम बनवाया था कि प्राइस इफेक्ट कैसे काम करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है, दोनों सेम डायरेक्शन में कब काम करते हैं, इंफीरियर गुड्स में दोनों रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं। तो वो सारी चीजें मैं समझाई थी। हमें इतना डिटेल में नहीं देखना, हमारे क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट बोलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एनवेलप कर्व इज आल्सो कॉल्ड। एनवेलप कर्व अगर आपने कॉस्ट वाला चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है, हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो एलएसी कर्व है उसे हम प्यार से एनवेलप कर्व बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? आप अगर आप ध्यान से देखो, एलएसी हमारा डिराइव कैसे होता है, मैंने आपको क्लासेस के दौरान भी बताया था। लॉन्ग रन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेरी शॉर्ट रन कर्व्स। वी ऑलवेज ऑपरेट इन शॉर्ट रन बट वी प्लान इन लॉन्ग रन। तो हमारा टिपिकली था हर एक एसएससी होता है, इस एसएससी पे मैं आइडली यहां तक काम करूंगा, वो अलग बात है, मैं मिनिमम पॉइंट से पहले ही अगले कर्व पे जा सकता हूं। फिर मेरा अगला एसएससी होगा, एसएससी 1 हो गया, ये एसएससी 2 हो गया, फिर मेरा अगला एसएससी होगा। इस तरह से अलग अलग एसएससी कर्व बना लेते हैं। हम हर एसएससी कर्व पे उस पॉइंट तक काम करते हैं जब हमें उस कर्व के ऊपर एफिशिएंसी मिल रही है। तो बेसिकली हमारा जो एलएसी कर्व है वो इन सारे एसएससी कर्व्स को एनवेलप करता है। एनवेलप मतलब वो हर एसएससी कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता है, जिसके लिए हम बोलते हैं एलएसी कर्व इज टेंजेंट टू ऑल द एसएससी कर्व्स, दे इट इंटरसेक्ट्स ऑल द एसएससी कर्व्स एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। वन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां तक हम उस प्लांट कर्व पे, उस एसएससी कर्व पे काम करेंगे। एंड क्योंकि इन सबसे डिराइव हुआ है, इसको हम प्यार से क्या बोल देते हैं? एनवेलप कर्व बोल देते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 4, electricity company sells electricity at a cheaper rate in rural areas as compared to industrial use। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेम इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस रूरल एरिया में कम रखती हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए महंगा रखती हैं। जब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, जब आप उसको अलग अलग प्राइसेस पे, डिफरेंट प्राइसेस पर बेचते हो, एंड दीज डिफरेंट प्राइसेस आर नॉट ड्यू टू कॉस्ट, कॉस्ट आपकी सेम है, डिस्पाइट द सेम कॉस्ट आप डिफरेंट प्राइसेस पे बेचते हो, उसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम प्राइस अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, बेशक हमारी कॉस्ट सेम है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट तो दोनों जगह सेम होगी, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बाकी ऑप्शन पढ़ लो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, द आंसर इज नन ऑफ अबव। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो गया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और अगर आपको याद कराऊं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा उस तरह की मार्केट में होती है जहां पर हमारा प्राइस पे और अपनी सप्लाई पे कंट्रोल होता है। प्राइस पे कंट्रोल टिपिकली आपको कहां मिलेगा? मोनोपोली में मिलेगा या मोनोपोलिस्टिक में मिलेगा। दैट इज व्हाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कभी भी परफेक्ट कंपटीशन में तो हो ही नहीं सकती। मोनोपोलिस्टिक में भी हमारा आंसर बेटर कौन सा होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहां पर वो हमसे उस फिनोमिना का नाम पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कौन सी मार्केट में हो सकता है, वो पूछ रहा है इस कॉन्सेप्ट को, जब आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पॉइंट नंबर 5, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ये कौन से इंडिकेटर होते हैं? चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको याद है वहां पे हमने पढ़ा था, एक लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं और एक कोइंसिडेंट इंडिकेटर होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो पहले से ही हमें बता देते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, कि अब अगला बिजनेस साइकिल की कौन सी स्टेज चलने वाली है। लैगिंग इंडिकेटर बाद में बताते हैं कि पास्ट में ये स्टेज चल रही थी, और कोइंसिडेंट इंडिकेटर साइमल्टेनियसली बताते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है इनमें से कौन सा कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है। बेसिकली वो लीडिंग या लैगिंग हो सकता है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर कौन सा नहीं है। चलिए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी एक पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, मैंने हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, नहीं तो हमारे चैनल पे ऊपर ऊपर ही कल परसों अपलोड ही करी थी, ऊपर ऊपर ही दिख जाएगी आपको। उसके अंदर मैंने समझाया था एमसीक्यू अटेम्प्ट करते समय व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी डू, एंड वहां पर मैंने आपको बोला था वन ऑफ द मेजर मिस्टेक इन एमसीक्यू दैट वी डू इज हम बिना चारों ऑप्शन पढ़े टिक मार देते हैं। तो यहां पर चारों ऑप्शन पढ़ जरूर लेना, ठीक है जी। पहला चीज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का डेटा साथ साथ हर क्वार्टर भी आता है और साल खत्म होने के बाद भी आता है, हमें नहीं बता रखा कौन से डेटा की बात चल रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका डेटा साथ साथ भी हर क्वार्टर का आता है, साल खत्म होने के बाद भी आता है। रिटेल सेल्स का डेटा साथ साथ हर क्वार्टर भी आता है, साल खत्म होने के बाद भी आता है। तो ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारा साथ साथ वाला डेटा है या ईयर एंड के बाद का डेटा है। साथ साथ का डेटा तो कोइंसिडेंट इंडिकेटर हो जाएगा, और ईयर खत्म हो जाने के बाद पूरे साल का डेटा जो कि अगले साल रिलीज होगा तो ये लैगिंग हो जाएगा। बट ये देखो, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट और मशीनरी, आपके पास फ्यूचर के लिए ऑर्डर कितने हैं, इस ऑर्डर बुक को देखकर हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में आपकी सेल ज्यादा होगी यानी फ्यूचर में आपका आउटपुट ज्यादा होगा यानी। तो न्यू ऑर्डर जो है ये तो हमेशा किसका एग्जांपल होता है? दीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जांपल ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स। तो एक चीज तो पक्का है, ये तो लीडिंग इंडिकेटर का एग्जांपल है। ये हमें पता नहीं है, क्वेश्चन ने क्लियर नहीं कर रखे कि साल खत्म होने के बाद का डेटा है ये साइमल्टेनियस है। तो मुझे क्लियर कट आंसर कौन सा दिख रहा है जो कोइंसिडेंट हो ही नहीं सकता, जहां पे कोई डाउट ही नहीं है मुझे, दैट इज न्यू ऑर्डर, क्योंकि न्यू ऑर्डर हमेशा ही लीडिंग इंडिकेटर होता है। सो दैट इज माय बेस्ट पॉसिबल आंसर, पॉइंट नंबर डी, राइट। आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ कॉस्ट कर्व। कॉस्ट कर्व में हम क्या करते हैं?
यहां पर हम उस कॉस्ट को दिखाते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है उसे वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। और यहां पर हमेशा क्या दिखाते हैं हम, आउटपुट। वो कह रहे हैं आपकी शेप किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली कॉस्ट और आउटपुट के रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगी। जो भी कॉस्ट आप यहां पर दिखा रहे हो, मार्जिनल दिखा रहे हो, एवरेज दिखा रहे हो, टोटल दिखा रहे हो, उसका और आउटपुट का रिलेशनशिप कैसा है, बेस्ड ऑन दैट हमारी शेप आएगी। तो उसने क्या बोला, कॉस्ट फंक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउटले नन ऑफ द अबव, द आंसर इज कॉस्ट फंक्शन। क्यों? क्योंकि कॉस्ट फंक्शन भी तो कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशनशिप दिखाता है। कॉस्ट फंक्शन मींस यहां पर लेफ्ट साइड में बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉस्ट होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आउटपुट होता है। तो बेसिकली आउटपुट और कॉस्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, दैट विल डिटरमिन द प्राइस। एंड दैट इज व्हाई यू सी टोटल कॉस्ट हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। टोटल हमारी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, ये टोटल कॉस्ट कर्व होती है। हमारी मार्जिनल की बात करें तो यू शेप हो जाता है, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो इस तरह से हो जाता है। एवरी काइंड ऑफ कॉस्ट कर्व उसकी शेप इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कॉस्ट में और आउटपुट में रिलेशनशिप किस तरह से है। तो दैट इज व्हाई आवर आंसर इज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। इन ओलिगोपॉली द फर्म्स में कोल्यूड इन ऑर्डर टू। ओलिगोपॉली में अगर आपको याद होगा, ओलिगोपॉली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फ्यू सेलर होते हैं। अब क्योंकि वो फ्यू सेलर हैं तो कई बार वो आपस में कंपीट नहीं करते, कंपीट करने की जगह आपस में कोल्यूड कर लेते हैं। जब वो कोल्यूड कर लेते हैं तो वो एक काइंड ऑफ मोनोपोली बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो सारे डिसीजन एक साथ ले रहे हैं, तो अब उनके पास मोनोपोली पावर आ गई। और मोनोपोली पावर का मतलब क्या होता है, हमने मार्केट फेलियर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। मोनोपोली पावर या मार्केट पावर, मोनोपोली पावर जब किसके पास आ जाती है ना, वो इंसान उस प्राइस को जानबूझ के इन्फ्लेट कर देता है, प्रोडक्शन को गिरा देता है और प्राइस को इन्फ्लेट कर देता है। तो मुझे बताओ, ओलिगोपॉली के अंदर लोग आपस में कोलिड क्यों करते हैं? बिकॉज वो मोनोपोली बन के अपने प्राइस को ऊपर धकेलना चाहते हैं। जब कॉम्पिटिटर, मुझे पता है मेरा कॉम्पिटिटर मेरे साथ उसने सेटिंग कर रखी है, वो भी प्राइस बढ़ाएगा, मैं भी प्राइस बढ़ाऊंगा। सो व्हाट इज द रीजन? इंक्रीज कंपटीशन गलत, ओलिगोपॉली से तो तुम कोल्यूड करके तो तुम कंपटीशन खत्म कर रहे हो। प्रिजनर्स डिलेमा, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने क्लास में बताया था। प्रिजनर डिलेमा का मतलब क्या होता है, दो दोस्त मिलके बैंक लूट रहे थे, वो पूरी कहानी बताई थी क्लास के अंदर। उन दोनों को अलग अलग लॉकअप में बंद कर दिया, दोनों प्रिजनर्स को, और दोनों को ऑफर दिया तुम सामने वाले का नाम लगा दो, तुम्हारी सजा कम कर देंगे। मगर दोनों अगर एक दूसरे का नाम न लगाए, दोनों को एक रीजनेबल सजा मिल जाए। तो फायदा ये है दोनों एक दूसरे से कॉपरेट करें, एक दूसरे का नाम ना लें। बट थ्योरी ये कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे देंगे, और दिस इज कॉल्ड प्रिजनर डिलेमा। ये बायर्स के लिए होता है, ये सेलर्स के लिए नहीं होता। हम ओलिगोपोली में फर्म्स की बात कर रहे हैं। प्रिजनर डिलेमा हमारे सिलेबस में पार्ट में नहीं था, बट मैंने नॉलेज के लिए क्लास में बताया था। अगर आपको याद है तो, नहीं याद तो अच्छी बात है, छोड़ो परे। टू रेज द प्राइस, आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी, बिकॉज जब जब मोनोपोली होगी हम अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम बेसिकली ये सोचते हैं कि हमारी टेक्निक और प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए। देश में दो तरह की, देश में क्या, दुनिया में दो तरह की टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हम ये देखते हैं वो टेक्निक और प्रोडक्शन जो हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करे और जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आए, हम उस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। तो इतना डिटेल में तो क्वेश्चन ने नहीं पूछा। क्वेश्चन ने पूछा हाउ टू प्रोड्यूस कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, प्रोडक्ट चॉइस गलत। प्रोडक्ट चॉइस तो कौन सी प्रॉब्लम में हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना, ये व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है, इसलिए गलत हो गया। चॉइस ऑफ टेक्निक ये सही हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी हो जाएगा। सिंपल, चलें आगे। स्नॉब इफेक्ट, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था, वन ऑफ द फैक्टर विच इज इफेक्टिंग द डिमांड इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर दो तरह के इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में लगता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं बैंड वेगन इफेक्ट, और कुछ प्रोडक्ट्स में लगता है स्नॉब इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो वेबलन इफेक्ट। बैंड वेगन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर मैं प्रोडक्ट को किसी और के हाथ में देखूंगा, किसी और पर्सन को प्रोडक्ट यूज करते देखूंगा, 10 लोग अगर उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उनको देखकर मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी फेवरेबल हो जाएगी और मैं भी उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहूंगा। दैट इज वाई जब कोई गुड्स का ट्रेंड चलता है तो सारे लोग उस ट्रेंड को खरीदना चाहते हैं, सबकी प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली वो हो जाती है। एंड इसीलिए मैंने कहा था ब्रांड्स एडवर्टाइज करते हैं बैंड वेगन इफेक्ट के लिए। मगर स्नॉब और वेबलन बिल्कुल उल्टे होते हैं। यहां पर अगर आप बाकी लोगों को कंज्यूम करके देखोगे तो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो जाएगी। बेसिकली यहां पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं एक्सक्लूसिव बनना चाहता हूं। सो इफ यू विल सी 10 पीपल यूजिंग दैट प्रोडक्ट, यू विल प्रोबेबली स्टॉप यूजिंग दैट प्रोडक्ट, आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो जाएगी, बिकॉज दिस
इफेक्ट अप्लाइज टू दोज प्रोडक्ट्स वेयर पीपल वांट टू बी एक्सक्लूसिव प्रेस्टीज गुड्स। फिर मैंने क्लास में आपको अंडरलाइन करा के लिखवाया भी था, अपने बुक में चेक करिएगा जिन बच्चों ने क्लास लिया हमसे। स्नॉब और वेबलन में फर्क क्या होता है? वेबलन इज मेनली रिलेटेड टू प्राइस। वेबलन में सिर्फ महंगे वाले गुड्स में को वेबलन बोलते हैं। स्नॉब में कोई भी चीज हो सकती है, चाहे महंगी हो या सस्ती हो, अगर आप एक्सक्लूसिव होना चाहते हो तो उसे स्नॉब बोलते हैं। स्नॉब इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस, स्नॉब इज टू बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मैं एक्सक्लूसिव होना चाहता हूं, बाकी लोग कंज्यूम ना करें, मैं कंज्यूम करूं बस, ताकि सब लोग मुझे ही देखें। जबकि वेबलन प्राइस से रिलेटेड है, मैं इतना महंगा प्रोडक्ट लेकर आऊं कोई और अफोर्ड ना कर पाए और सिर्फ मैं यूज करूं। अंडरलाइन चीज दोनों जगह यही है, एक्सक्लूसिव। एक चीज बाकियों की कंजम्पशन को देखकर चल रही है, एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस। तो यहां पर उन्होंने स्नॉब पूछा, इट इज इफेक्टेड बाय फंक्शन ऑफ कंजम्पशन बाय अदर्स। यस, जैसे जैसे बाकी लोग यूज करेंगे मेरी एक्सक्लूसिव होने की वो कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये तो आंसर सही है। इट्स इट अ फंक्शन ऑफ प्राइस? नो, वेबलन होता है फंक्शन ऑफ प्राइस। देन आंसर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। दैट इज द बेसिक फंडा डिफरेंस बिटवीन वेबलन एंड स्नॉब। मैंने आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो, नोटिंग आपको करा रखी है क्लास के अंदर इसकी। ठीक है, लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 10। To influence the spending, the monetary policy is directed at influencing the short run what? मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम मनी की सप्लाई को कम या ज्यादा करते हैं, और उसके लिए डायरेक्टली हम किसको इंपैक्ट करते हैं? इंटरेस्ट रेट। कौन से इंटरेस्ट रेट? आपको याद हो, रेपो रेट होता था, रिवर्स रेपो रेट होता था, एमएसएफ रेट होता था। दीज आर पॉलिसी रेट्स जिनके बेसिस पे आरबीआई बैंक्स को दिया जाने वाला लोन महंगा करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट मार्केट के अंदर एक रिपल इफेक्ट आता है। बैंक्स आगे अपने सेविंग्स के रेट, अपने डिपॉजिट्स के रेट, अपने लोन्स के रेट चेंज करती है। तो इंटरेस्ट रेट को चेंज करने से मार्केट में मनी का फ्लो कम या ज्यादा होता है, और मनी का फ्लो कम या ज्यादा होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती या कम है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखो वो कह रहा है कि मनी मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए किसको इन्फ्लुएंस करती है, और क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करती है। इनडायरेक्टली तो बहुत जगहों पे इंपैक्ट आता है, इनडायरेक्टली तो बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होंगी। डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। अब ध्यान दो, ये तीनों चीजों का इंपैक्ट आता है, बट इन पे इंपैक्ट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आता है। इनडायरेक्ट क्यों? जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट में चेंज करते हो, उससे मनी का सप्लाई चेंज होता है मार्केट में, मनी के सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है, एग्रीगेट डिमांड के चेंज होने से इन सारी चीजों पर फर्क आता है। तो आई एम नॉट सेइंग इन पे फर्क नहीं आता, बट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डायरेक्टली। डायरेक्टली किसे चेंज कर रहे हो आप? इंटरेस्ट रेट। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप डीप में सोचोगे तो सब पे इंपैक्ट आ रहा है, बट वी ओनली वांट दैट इंपैक्ट जो डायरेक्ट है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे हिसाब से गलत है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट किस में इंक्लूड होता है? आप सबको पता है दो तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के अंदर सिर्फ आउटले कॉस्ट इंक्लूड होती है, यानी कि मैंने आपको लिखवाया था एक ऐसी कॉस्ट जिससे आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो वो आउटले कॉस्ट है। ऑन दी अदर हैंड इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जब आपकी जेब से पैसा जा नहीं रहा, मगर इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप पैसा कमा सकते थे बट नहीं कमा पाए। एग्जाम्पल, मैं बिजनेस में काम कर रहा हूं, जो सैलरी मैं नहीं कमा पाया क्योंकि मैं अपना सारा समय बिजनेस को दे रहा हूं, दैट इम्प्लिसिट सैलरी इज कॉल्ड माई इम्प्लिसिट कॉस्ट। सिमिलरली मैंने कहा था नॉर्मल प्रॉफिट भी मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट है, इम्प्लिसिट सैलरी, इम्प्लिसिट रेंट और इम्प्लिसिट रिटर्न ऑन माई कैपिटल, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट मान के चलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? इम्प्लिसिट कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड आर इंक्लूडेड इन इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट हमारा आंसर इन्होंने क्या दे रखा है? वेरिएबल कॉस्ट। मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? इम्प्लिसिट कॉस्ट। आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर जुड़ा होता है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है आपकी, इस कॉस्ट के अंदर भी क्या कहते हैं, हमारी ओवरऑल कॉस्ट होगी जो इकोनॉमिक्स में, उसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों होते हैं, और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट मेरे हिसाब से बेटर आंसर शुड बी बी, बट हमारे बुक में, हमारे आरटीपी में आंसर क्या दे रखा है? वेरिएबल कॉस्ट। तो अब मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है, इम्प्लिसिट कॉस्ट शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि हम टिपिकली अपने नॉर्मल प्रॉफिट को इम्प्लिसिट कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आइसोक्वांट इन द रेलेवेंट रेंज आर। आइसोक्वांट क्या होते हैं? बेसिकली प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व को आइसोक्वांट बोलते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? इनपुट लेबर को मान लेते हैं, और यहां पर हम इनपुट किसको मान लेते हैं? इनपुट कैपिटल को मान लेते हैं। लेबर और कैपिटल, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल हमें जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देता है, उसको हम टिपिकली क्या बोल देते हैं? आइसोक्वांट बोल देते हैं।
आइसो क्वांट के फीचर सेम होते हैं जो इंडिफरेंस कर्व के होते हैं, फर्क यह है इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए होता है, आइसो क्वांट का प्रोड्यूसर के लिए होता है। दे शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर प्रोडक्शन विच गिव यू द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। और यहां पर अब फीचर कौन कौन से हैं, क्या ये कन्वेक्स होता है? द आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर हमारा जो स्लोप है वो एमआरटीएस होता है। आमतौर पे एमआरटीएस डिक्लाइन करता है, इसीलिए हमारा आइसो क्वांट कर्व कन्वेक्स होता है। क्या ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है? यस, क्योंकि एक आउट इनपुट को बढ़ाओगे तो दूसरे इनपुट को कम करना पड़ेगा। अगर लेबर बढ़ाओगे तो कैपिटल कम करनी पड़ेगी, लेबर और कैपिटल दोनों को ही बढ़ाओगे तो आपका आउटपुट कभी भी सेम नहीं रहेगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो सेम आउटपुट को मेंटेन करने के लिए इफ वन हैज टू बी इंक्रीज, सेकंड वन हैज टू बी डिक्रीज, तो नेगेटिवली स्लोप्ड भी सही है। दे कैन नॉट क्रॉस मतलब दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ से 14,000 करोड़ हो रही है, तो चेंज इन आई कितना है? 4,000 करोड़ का, जिसकी वजह से इनकम 80,000 करोड़ से 92,000 करोड़ हो रही है, 12,000 करोड़। वो कह रहे हैं मल्टीप्लायर बता दो। मल्टीप्लायर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, वो तो होता ही होता है, बट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 500 रुपए का इनकम में चेंज आता है तो उसी को तो हम मल्टीप्लायर बोलते हैं 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर? कितने गुना इनकम में चेंज आएगा वेन एवर यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट बाय एक्स अमाउंट। तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मीनिंग ही लिख दिया। हमारी इनकम 12,000 करोड़ से बढ़ी है, अगर इन्वेस्टमेंट 4,000 करोड़ से बढ़ी है, इसका मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 3। वेरी वेरी सिंपल, इससे सिंपल और क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर। ऑप्शन देखे बिना सोचते हैं, चार हमारी चीज दे रखी है मार्केट फेलियर के अंदर। पूरा डिटेल्ड चैप्टर हमने पढ़ा था और मैंने कहा था वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है हमारा। सबसे पहली चीज मार्केट पावर यानी मोनोपोली पावर, ये हमारा मार्केट फेलियर होता है। फिर हमने एक्सटर्नैलिटीज पढ़ी थी, इंटरनल एक्सटर्नैलिटीज में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, वो हमने पढ़ी थी। फिर थर्ड हमने पढ़ा था पब्लिक गुड्स, जहां पे मार्केट एग्जिस्टेंट नहीं होती है। फिर लास्ट में था इंफॉर्मेशन फेलियर। अब यहां पर जरा एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सटर्नैलिटीज हमारी मार्केट फेलियर का एग्जांपल है। फिर लो प्राइसेस, प्राइस कम या ज्यादा है, नॉट अ कंसर्न। प्रॉब्लम तब आती है जब उस प्राइस के अंदर आपकी सारी कॉस्ट कंसीडर ना हो, जो कि पोल्यूशन वगैरह के केस में होता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट अगर आपका डिमांड एंड सप्लाई में सब कुछ ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है और उस वजह से मार्केट में प्राइस कम आ रहा है, तो वो तो प्राइस मैकेनिज्म की वजह से आ रहा है। दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर। एक्सेस सप्लाई, इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा हो गई है, क्या ये मार्केट फेलियर है? नहीं, इट्स अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग, इट्स क्वाइट अ नॉर्मल थिंग। मार्केट में हर प्रॉब्लम को मार्केट फेलियर नहीं बोलते। मार्केट फेलियर तब होती है जो मैंने चार चीजें आपको बताई। एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस, देखो पब्लिक गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर, बट पब्लिक गुड्स होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। अगर आप एक्सक्लूडेबल भी और राइवलरस भी हो, याद है आपको एक मैट्रिक्स बनवाई थी, आप जाके चेक कर लेना, वहां पर राइवलरस और एक्सक्लूडेबल हो तो आप प्राइवेट गुड्स हो, आप पब्लिक गुड्स नहीं हो। और प्राइवेट गुड्स में मार्केट फेलियर नहीं होता, मार्केट फेलियर पब्लिक गुड्स में होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो अगेन द आंसर विल फाइनली कम आउट टू एक्सटर्नैलिटी। क्लियर है? पॉइंट नंबर डी के बारे में फिर से बोल देता हूं। पॉइंट नंबर डी में उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है कि हम प्राइवेट गुड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लूडेबल और राइवलरस लिखा हुआ है। Which of the following is included in M2 as a broad measure as compared to M1? M2 में, अच्छा M1 में अगर आपको याद हो हम क्या लेते हैं? बैंक के डिपॉजिट्स लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, फिर करेंसी इन सर्कुलेशन लेते हैं और साथ में अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई लेते हैं, बेसिकली फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के जो आरबीआई का डिपॉजिट होते हैं। M2 में क्या करते हैं? M1 के अलावा पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स को भी ऐड कर देते हैं। ध्यान दो, M1 और M2 दोनों के अंदर फिलहाल एफडी या टर्म डिपॉजिट नहीं आया है, ठीक है? तो अब दोनों में फर्क क्या है? वो कह रहे हैं M2 एक ब्रॉडर मेजर है एज कंपेयर टू M1। दोनों में फर्क क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन तो M1 में आ जाएगा, M2 में भी आ जाएगा। सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट वर्ड होता है हमेशा यूज पोस्ट ऑफिस के लिए, जबकि यही अमाउंट, यही वर्ड जब हम बैंक्स के लिए यूज करते हैं तो हम वहां डिमांड डिपॉजिट्स वर्ड यूज करते हैं। तो सेविंग डिपॉजिट्स क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया, बट दिस इज रेफरिंग टू पीओ, पोस्ट ऑफिस। डिमांड डिपॉजिट्स तो बैंक के M1 में होंगे, ट्रैवलर चेक वगैरह बेसिकली मनी का पार्ट है, M1 में आएगा। तो M2 में बेसिकली फर्क क्या आता है? सेविंग डिपॉजिट्स का, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट वर्ड यूजुअली पोस्ट ऑफिस के लिए यूज होता है। डिमांड डिपॉजिट वर्ड किसके लिए यूज होता है? हमारा आमतौर पर बैंक्स के लिए यूज होता है। Which of the following is an example of automatic stabilizer? Automatic stabilizer आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ये वो तरीके होते हैं
गवर्नमेंट के कि जब एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी, यानी जब मार्केट में इन्फ्लेशन होएगी, तो हम कुछ ऐसा करेंगे ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए और इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। सिमिलरली जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड गिर रही होगी, यानी इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड को पुश मिले और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। यानी दीज आर दोज कॉन्सेप्ट्स विच विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल ऑटोमेटिकली हेल्प रिस्टोर द इकोनॉमी। व्हाट आर दीज? दो थे हमारे, एक है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक है हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, हम जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती चली जाती है उनके टैक्स रेट को भी बढ़ाते चले जाते हैं। इससे होता क्या है, जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, लोगों की इनकम्स भी बढ़ रही है, इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही होगी, तो ज्यादा टैक्स लगेगा। ज्यादा टैक्स लगने की वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली उनकी एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल में आने लग जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जब रिसेशन होगा, लोगों की इनकम गिरेगी तो उनका टैक्स आउटले भी कम हो जाएगा। पहले मैं 25% के टैक्स ब्रैकेट में आता था, मैं सीधा 15% के टैक्स ब्रैकेट में आऊंगा, तो टैक्स एज अ परसेंटेज कम हो जाएगा, मेरे हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी एंड मैं खर्चा करूंगा, एग्रीगेट डिमांड को स्टेबल हो जाएगा। तो एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। इसका बिल्कुल उल्टा सब्सिडी होता है। जब इकोनॉमी में रिसेशन होती है तो उस समय सब्सिडीज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, वो सरकार ज्यादा देनी शुरू कर देती है, क्योंकि हमने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का, हमें ट्रांसफर पेमेंट का फॉर्मूला रख रखा होता है। जो लोग इस इनकम से नीचे जाएंगे वो एलिजिबल होंगे। तो एग्रीगेट डिमांड जब नीचे गिरती है रिसेशन के दौरान, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से या उस थ्रेशोल्ड से कम हो जाते हैं, उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलने लग जाती है और बेस्ड ऑन दैट वो खर्चा कर पाते हैं। और जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इकोनॉमी की हालत सुधरती है, बहुत सारे लोग उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते हैं, उनको सब्सिडी मिलनी बंद हो जाती है, उनकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो दो चीजें हमारी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होती हैं, एक तो हमारी ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेंशन वगैरह, एक होती है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। नाउ हमारी प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो गलत है। डिस्क्रिशनरी का नाम ही मतलब है कि सरकार अपनी मर्जी से करेगा, उसमें ऑटोमेटिक नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी सरकार अपनी मर्जी से करती है, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। मेरे हिसाब से आंसर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम दैट हमारे पास बोथ बी एंड डी दे नहीं रखा, एंड देन यहां पर आईसीआई ने ऑप्शन डी दे रखा है। ऐसा क्यों दे रखा है, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। बजट के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी बजट के अंदर ही दे रखी होती है, बट हां यहां पर उन्होंने बजट वर्ड की वजह से मे बी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रखा है, क्योंकि टैक्स रेट हर साल चेंज नहीं होते, बजट में होते हैं बट हर साल चेंज नहीं होते। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन्होंने डी चूज करा है, बट आई स्टिल डोंट हैव अ बेटर आर्ग्यूमेंट व्हाई नॉट बी। मेरे हिसाब से बी भी हो सकता है, यहां पर बी शुड ऑल्सो बी एन आंसर, बट दैट इज अगेन वन ऑफ दोज क्वेश्चन जहां पर मेरे हिसाब से आईसीआई का ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू, जो आंसर आईसीआई ने दिया है वही हमें याद करना पड़ेगा, यहां पर और कोई लॉजिक नहीं है। एफडीआई इन टेलीकॉम, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है। एफडीआई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नहीं 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 नहीं, एफडीआई सॉरी, ये तो चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहां पर कुछ जगहों पे दे रखा है एफडीआई की लिमिट्स टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 100% कर दी थी। तो ये हमारा सीधा सीधा थ्योरी क्वेश्चन है। ई नाम वाला पॉइंट मैंने आपको चैप्टर 10 में अंडरलाइन कराया था, मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा था। ई नाम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे फार्मर्स जाकर अपना सामान बेच सकते हैं, तो उनको एक पैन इंडिया मार्केट मिल जाएगी। एग्जांपल लिया था मैंने, पंजाब वाला मध्य प्रदेश में बेच सकता है, मध्य प्रदेश वाला पंजाब बेच सकता है, तो उनको एक एक्सपेंडेड मार्केट मिलेगी। इस तरह से वो अपना सामान अच्छे से बेच पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक नेम कार्ड गिवन टू सिटीजन, गलत। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, सही। पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्लेटफॉर्म, जहां पर सारे एपीएमसी मंडी कनेक्टेड होंगी, यस। एपीएमसी मतलब जो अपने अपने एरिया की मंडी है, उन सबको उस प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, यस। आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, फिर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, आप सबको पता है एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है ये। उसके अंदर क्या हुआ था, इंडिया पहले भी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, अब भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। पहले इंडिया की इंक्लिनेशन सोशलिज्म की तरफ थी, गवर्नमेंट हर चीज में कंट्रोल रखती थी, लाइसेंस देती थी, प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते थे, उनके कोटा होते थे, उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। इन सबको ईज आउट कर दिया हमने 1991 पे। बेसिकली हमने कहीं ना कहीं सोशलिज्म से अपने आप को किसकी तरफ टिल्ट कर दिया, कैपिटलिज्म से। मगर पहले भी हम मिक्स थे, अब भी हम मिक्स्ड हैं। तो इसमें आंसर क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल ही गलत। स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिपेंडेंस के समय नेहरूवियन पॉलिसी जिसको हमने बोला था उसमें होती थी, ये तो बिल्कुल गलत है। रीथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट वर्सेस द स्टेट, यस। पहले हम स्टेट पे डिपेंडेंट थे, 1991 के बाद हम प्राइवेट सेक्टर मार्केट पे सब कुछ देने लग गए, बिल्कुल सही। एम्फसाइज द रोल ऑफ गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस का कहां पर क्या है, गवर्नेंस तो एक बहुत वाइड वर्ड होती है।
गवर्नेंस के अंदर तो आपका ट्रैफिक कैसे मेंटेन होगा, आपके यहाँ पेड़ पौधे उगाए जाएंगे नहीं उगाए जाएंगे, तुम्हारे यहाँ पे क्या कहते हैं पोल्यूशन कितनी होगी, वो सब गवर्नेंस का पार्ट होता है। तो गवर्नेंस इज अ वेरी वेग वर्ड, वेरी वाइड वर्ड, तो आंसर बी हो जाएगा। 20 डंपिंग। जब हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे टैरिफ के अंदर मैंने लगभग आधा पौना घंटा लगाया था आपको बताने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। उसके अंदर मैंने डंपिंग समझाया था। डंपिंग का मतलब होता है जब कोई पर्सन जानबूझ के, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, जब कोई कंपनी जानबूझ के अपनी होम कंट्री के मुकाबले कम प्राइस पर बेच रही है किसी और कंट्री में जाकर, या इवन तक कि अपनी कॉस्ट से भी कम बेच रही है, उसे डंपिंग बोलते हैं। अक्सर चाइना को डंपिंग के लिए एक्यूज किया जाता है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है ताकि अपने देश के एक्सपोर्ट बढ़े और हम छोटी छोटी कंट्रीज में जाकर हमारी कंपनीज पूरी मार्केट कैप्चर कर लें, वो क्या करती है अपनी कंपनीज को कहती है, जैसे हुआवे का मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई तुम चाइना में बेशक महंगा बेच लो मगर चाइना के बाहर जाकर इंडिया में जाकर सस्ता बेचने। तो हुआवे जैसी कंपनी जो अपना सामान चाइना के अंदर लेट से 100 रुपए का बेच रही है, इंडिया में जान के 70 रुपए बेचती है, लॉस बियर करती है और चाइनीज गवर्नमेंट पीछे से उनको सब्सिडी के रूप में कॉम्पनसेट कर देती है। जब आप जानबूझ के अपनी होम कंट्री यानी चाइना के मुकाबले इंडिया में और सस्ता बेच रहे हो ताकि आप पूरी मार्केट कैप्चर कर लो, आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को किल कर दो, इसे बोलते हैं डंपिंग। अब जरा पढ़ो। इट रेफर्स टू रिड्यूसिंग टैरिफ, गलत बिल्कुल ही। सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट या प्राइस इन द होम मार्केट, बिल्कुल सही। चाइना वाली कंपनी के लिए इंडिया अब्रॉड हो गया ना। बाइंग गुड्स एट अ लो प्राइस अब्रॉड एंड सेलिंग एट अ हायर प्राइस, बिल्कुल गलत। यहां उल्टा हो रहा है, उल्टा आप कह रहे हो आपने सस्ते में खरीद के महंगा बेचा, जबकि उल्टा होता है डंपिंग में। आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी हो जाएगा। WTO was established, अगेन चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड एक WTO वाला चैप्टर था, उसके अंदर मैंने आपको अंडरलाइन कराया था। पहले गैट हुआ करता था, डैट के उरुग्वे राउंड के अंदर हमने गैट को खत्म कर दिया था बिकॉज गैट वाज नॉट अ इंस्टीट्यूशन। गैट के अंदर कोई डिस्प्यूट मैकेनिज्म वगैरह नहीं थी करने के लिए, गैट का लीगल बाइंडिंग नहीं होती थी मेंबर स्टेट्स के ऊपर, इसलिए हमने WTO बनाया और उरुग्वे राउंड के अंदर बनाया था। तो उरुग्वे राउंड किसका था, गैट का था। ठीक है जी। डैश आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट का काम किसका है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक का। हमारा वर्ल्ड बैंक ही इसको हमने ये काम दिया था। एन इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर गवर्नमेंट टू ब्रिज द डेफिसिट बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को जब लोन लेने होते हैं तो मैंने कहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है मार्केट में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमेशा हमारी कैपिटल मार्केट में नहीं इशू होती, किसमें होती हैं, मनी मार्केट में इशू होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट तरह की कौन सी होती हैं, ट्रेजरी बिल्स होती हैं। तो ट्रेजरी बिल सिर्फ गवर्नमेंट इशू कर सकती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आंसर होगा। ये सारे जो बाकी एग्जांपल है ना, बॉन्ड, बॉन्ड गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है बट गवर्नमेंट के अलावा बाकी कंपनीज भी कर सकती हैं। सीडीज का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीपी का मतलब होता है कमर्शियल पेपर। ये बैंक्स एनबीएफसीज भी इशूज कर सकते हैं। तो जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि टिपिकली ट्रेजरी बिल्स होती हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 पे, Which of the statement gives a true picture of the effect of lowering the cash reserve by the central bank? हमारा चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से हमने पढ़े थे कि मनी सप्लाई कैसे चेंज की जा सकती है, सॉरी मनी सप्लाई किन चीजों पे डिपेंडेंट होती है। वहां पर हमारा मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था और उसी के अंदर मैंने एक चीज देखी थी दैट कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स का, इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता है तो उस वजह से बैंक्स को ज्यादा पैसा अपना रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ता है, जिस वजह से वो जो लोन देते हैं वो कम हो जाते हैं, अकॉर्डिंगली मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। तो सीआरआर बढ़ने का मतलब है मनी की सप्लाई कम हो जाना, और उल्टा केस सीआरआर कम होने से क्या होता है, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफेक्ट ऑफ लोअरिंग सीआरआर। सीआरआर अगर बैंक ने, आरबीआई ने गिराया, उससे हमारी बैंक्स की लोन देने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अब उनको कम से कम रिजर्व्स में रखना पड़ेगा। लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। बेस्ट आंसर क्या है, ए। जैसे आप सीआरआर को कम करोगे लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच एजेंसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई? द आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आरटीपी। जैसे कि मैंने आपको बोला आरटीपी के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम ऐसे ही, अब क्योंकि हमारा मैराथन तो डल गया, मैंने रिवीजन और गाइडेंस, कैसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, कैसे चैप्टर करने हैं, ये सारी वीडियोस डाल दी हैं। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू चुन चुन के लाएंगे और उन एमसीक्यू सीरीज के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। आप कौन से चैप्टर के एमसीक्यू जानना चाहते हैं या और किस तरह की वीडियो अपने एग्जाम तक देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
एग्जाम को अब हार्डली हमारा महीना भी नहीं बचा है, तो प्लीज 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 मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज सीए संचित ग्रोवर विद यू।